दो कारणों से। एक तो मैं अपने मित्र और भाई प्रहलाद जोशी जी के यहाँ पे आया, और दूसरा, और मैं शायद उनके यहाँ शादी थी उस पर आया था, उसके बाद पहली बार मौका मिला आने का। और दूसरा, आज आते ही यहाँ पे जो मैंने देशपांडे फाउंडेशन का स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब देखा, उससे मेरे को विश्वास हुआ कि हुबली धारवाड़ में जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटीज है, जो कैपेसिटी है इनोवेशन की, नए काम करने की, एंटरप्रेन्योरशिप की, ये वास्तव में विचित्र है, विशेष है। मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आपने एमएसएमई सेक्टर को यहाँ एकदम जोरदार आगे बढ़ाया है और एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हुबली धारवाड़ उभरा है। ये इसलिए भी स्पेशल है कि यहाँ पे सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रहते हैं, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन भी अब नामांकन किया गया है। और आगे जाएं तो आप लोग इसलिए भी बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपके क्षेत्र से बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो पंडित भीमसेन जोशी हो, चाहे ज्ञानपीठ अवॉर्डी B.R. बेंद्रे और B.K. गोखक हो, इतना सारा साहित्य, इतना सारा देश की धरोहर, विरासत आपके क्षेत्र से देश को मिली है। इसके लिए वास्तव में ये क्षेत्र बहुत ही सिद्ध है, बहुत ही विशेष है और मुझे यहाँ पे आपने आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात अलग है कि अभी तक आपका फेमस धारवाड़ का पेड़ा नहीं खिलाया, पर अभी मैं और हूँ थोड़े समय। वैसे नॉर्मली कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, तो आई कैन एश्योर यू मैं पेड़ा अगर खाऊंगा तो उसका आपको लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हुबली वास्तव में एक जमाने में वाल कैपिटल के रूप में हम लोग सुना करते थे। मुझे इससे ध्यान है कि मैं भी आप सबकी तरह जब मैं छोटा था, मैं एक्चुअली तो तभी 12वीं कक्षा में पढ़ता था, जब मेरे मन में आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेरा परिवार वैसे नौकरी पेशा में था, मेरे पिताजी, मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे जीजाजी, पारिवारिक हम नौकरी में थे। मुझे लगा कि हमने कुछ शुरू करना चाहिए। जब मैं 12वीं में था तब मैंने ढूंढना शुरू किया क्या किया जाए। देश भर में कई जगह घूमा, पंजाब, बटाला, लुधियाना, जालंधर, मंडी गोविंदगढ़, अलग अलग, फरीदाबाद गया था, गोहाना तक गया था। वहाँ पे स्कूटर के हॉर्न्स बनते थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हरियाणा के एक छोटे से इलाके में। बहुत घूम फिर के फाइनली हमने फोर्जिंग की कंपनी लगाई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये मैं इससे कह रहा हूँ कि जब मैं आपको मिलने आया हूँ तो कोई एक मंत्री के नाते नहीं आया, एक आपके छोटे भाई के नाते आया हूँ जिसने स्वयं उद्यमी के रूप में अपना जीवन से उस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो छोटी फूड शॉप शुरू की थी, उसका इक्विपमेंट लुधियाना से लाया। ये नाम नहीं याद आ रहा है वो इक्विपमेंट, कौन सा? छज्जू सिंह का नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। लुधियाना से वो फोर्जिंग के 1.5 टन की हैमर आई थी। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। 19,80,000 रुपए का मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। और वो प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनेंस कैसे किया? मेरे पिताजी के पेंशन को कम्यूट किया, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी में जो पैसा आया, और लीव एंड कैश, ये पैसे से हमारा इक्विटी शेयर बना। और पिताजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग करके उन्होंने 30 साल नौकरी की थी। आपने शायद सुना भी होगा मुकुंद आयरन स्टील,
उसमें जूनियर इंजीनियर से लेके मालिक के नीचे नेक्स्ट पोजीशन जनरल मैनेजर तक आए थे। उस समय जनरल मैनेजर की पोजीशन लगभग सीनियर मोस्ट होती थी, आजकल तो पता नहीं उसके और मालिक के बीच में और 10 पोजीशंस खड़ी हो गई हैं। तो उस समय पे भी रिटायरमेंट के बाद जो भी पूंजी थी उसको लगा के एक स्मॉल यूनिट शुरू की थी, और उस यूनिट के लिए एक छोटी सी जमीन लेने के लिए मात्र 2930 स्क्वायर मीटर, मतलब 1 एकड़ से भी कम जमीन खरीदने के लिए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऑफिस के लगभग 90 ट्रिप्स करने पड़े थे, 90 ट्रिप्स। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन से हमारी फर्नेस की अप्रूवल के लिए, वेल नोन फूड शॉप के लिए, आप सब क्योंकि यहाँ पे वाल्व इंडस्ट्री है तो आप जानते होंगे, क्योंकि मैं वाल्व्स के लिए फोर्जिंग्स बहुत बनाता हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में थोड़ा ध्यान है। Used to make forgings which went into the forged steel valves. हाँ, मुंबई में भी जो वाल्व्स बनाते थे वो शेट्टीज बड़े रूप में थे। Forest, yes, you're right, absolutely right. So I've had a deep connect with many of the people here or the industry that you are associated with. मैं सिर्फ वो शेयर इसलिए करना चाह रहा था कि इसलिए मुझे आज यहाँ पे आके आप सबको मिलके बहुत आनंद आ रहा है। फिर तो ऑफकोर्स वो तकलीफ में भी आई यूनिट, तकलीफ से निकल के फिर बहुत बड़ी यूनिट बन गई, तब तक फिर मैं उसमें से निकल गया, भाई ने उसको संभाला, मैं आई एम नॉट इन्वॉल्व विद इंडस्ट्री एनीमोर। 2000 के बाद मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा। पर आपके दुख दर्द, आपने जो जो जीवन में संघर्ष किया है, जिस प्रकार से आप शायद कई बार गिरे होंगे, खड़े हुए होंगे, फिर गिरे होंगे, फिर खड़े हुए होंगे, उससे एक प्रकार से मैं भली भांति परिचित और अपने आप को एसोसिएट करता हूँ। वो दिन, उन दिनों के बारे में एक एक चीज़ जब याद करता हूँ तो एक प्रकार से मेरे लिए टेम्पलेट बन जाता है, मेरे खुद के काम को कैसे मुझे करना है और कैसे आपके जीवन को और या आपके काम को और सरल या सुविधाजनक बनाना है, उसके लिए ये सब यादें बहुत काम पे आती हैं। उदाहरण के लिए मुझे याद है जब इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अप्रूवल के लिए, और लोकल लेवल पे तो वर्ली में ऑफिस था, जो भी करना पड़ता था हम करते, अप्रूवल लेते थे, पर जब वेल नोन फूड शॉप का अप्रूवल था तो दिल्ली से होता, उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स आता था विजिट के। पहली बार मैं जिंदगी में उद्योग भवन गया, जहाँ पे अब मेरा ऑफिस है, और आदत था तो वाणिज्य भवन में। आपकी हंसी बता रही है कि आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या अनुभव रहा होगा। से अगर आप हंसी रहे तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चीफ का नाम भी गोयल था, और हम रिक्वेस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते जाए तो व्यक्ति आए नहीं किसी के, और मेरा परमिशन नहीं आती तो पूरा एक्सपोर्ट अटक जाता। आई नीडेड दैट एक्सपोर्ट के लिए दैट सर्टिफिकेशन। फिर मैं पहुंचा उद्योग भवन में दिल्ली, मेरा पहला विजिट लाइफ में उद्योग भवन। फिर मेरा जो हाल हुआ होगा उसके बारे में और बताने की आवश्यकता नहीं। और उसी को बदलाव करने का काम गत 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आप बॉयलर की कोई भी आपकी अप्रूवल्स है सब ऑनलाइन है। पेट्रोलियम की जो पीसो संस्था है उसमें भी बहुत 2014 के पहले हम सुनते हैं बहुत, मेरा कभी संबंध नहीं पड़ा था, उस सबको भी ऑनलाइन किया है। हर एक व्यवस्था जो जो केंद्र सरकार के साथ जुड़ी है उसको हम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे लेके आ रहे हैं, जिससे सब कुछ ऑनलाइन अप्रूवल हो सके। राज्यों से भी अनुरोध कर रहे हैं और कई राज्य जुड़ गए हैं कि आप भी सब अपने प्रोसेसेस को पूरी तरीके से ऑनलाइन करिए, सरल करिए। कल मुझे बेंगलुरु में भी कई इंडस्ट्री के लोग, व्यापार के लोगों से मिलने का मौका मिला। उनके भी मैंने सुझाव काफ़ी अच्छी मात्रा में मुझे मिले हैं, नोट किए हैं। सब में हमारा जो प्रोसेस है
मैनिफेस्टो बनाने का, उसमें भी बहुत सारे सुझाव दिए। और आज भी मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि मेरा अनुरोध है कि आप सब दिल खोल के अपनी अपनी बातें, अपने अपने सुझाव हमें जरूर इस पेटी में दीजिए, जिससे हम अपने संकल्प पत्र को, हमारे मैनिफेस्टो को एक अच्छा मजबूत मैनिफेस्टो बना सकें, जिसके आधार पर मुझे विश्वास है कि आप हमें आशीर्वाद देंगे, आप हमें फिर से चुन के एक बार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद में, उनके मार्गदर्शन से एक डबल इंजन सरकार जो कर्नाटक में और केंद्र में मिलके जो गलत काम एक ऐतिहासिक तौर पे इस देश में चलते आए, जो मुसीबतें सामान्य मानुष हो, मानवीय हो, छोटा बड़ा उद्योग हो, इस सबकी मुसीबतों को खत्म करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टॉप डाउन, ऊपर से सफाई का काम शुरू किया है, वो कैसे लोएस्ट लेवल तक हम पहुंचा सकें, उसमें हमको और आपको मिलके काम करना है। वास्तव में जितना ज़्यादा चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम केंद्र में सुधार पाए, उसकी तो आप सबको जानकारियां बार बार समय समय पर मिलती गई। आपको याद है वो ज़माना जब एक प्रधानमंत्री कहता था कि भाई मैं 100 रुपये भेजता हूँ गरीबों की सेवा के लिए, या किसी के भी छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी काम के, तो घिसते घिसते 100 रुपये से 15 रुपये बन के नीचे रह जाता। बाकी सब तो बिचौलिए ले जाते हैं, दलाल ले जाते हैं, अलग अलग प्रकार से भ्रष्टाचार में चले जाते। और ये वर्षों वर्षों से ये बीमारियां समाज में, ये बीमारियां सरकारी व्यवस्थाओं में चलते जा रही हैं। दुर्भाग्य से पिछली बार भी कर्नाटक में थोड़े सीटों से चूक कर दी और फिर भाजपा की सरकार नहीं आ पाई। फिर आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे सरकार चली, कांग्रेस और जेडीयू के मिलकर सरकार चली, किस प्रकार से बड़े बड़े तकलीफों से लोगों को, इंडस्ट्री को गुजरना पड़ा। इस बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार हम भाजपा की लाए, जिसमें पूरी तरीके से बदलाव की भावना से कैसे हम पूरे प्रदेश में तेज गति से विकास में लाए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हमने बनाने का संकल्प लिया उसको भी पूरा कर सके, और एक अच्छे लोगों को चुन के हम कैसे इस बार प्रदेश में ऐसी सरकार दें जो हर प्रकार से व्यापार को सुगम बनाए, जो केंद्र में काम किए गए। आखिर आप सोचिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आज 25 लाख से अधिक, 25 लाख करोड़ से अधिक राशि गरीबों की सेवा में, लोगों को सब्सिडी के रूप में, पेंशन, स्कॉलरशिप, अलग अलग योजनाओं में 25 लाख करोड़ से अधिक बिना $1 के भ्रष्टाचार से हम केंद्र से नीचे भेज पाए। अब आप सोचिए, अगर यही 80s में जिस समय के प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य किया था, आखिर उन्होंने कोई इसका समाधान तो निकाला नहीं, सिर्फ अपने आप को निहत्था बताया, हेल्पलेस, व्हाट कैन आई डू। I send 100 rupees, only 15 rupees reaches to the common man, to the poor. Prime Minister Modi is not a helpless Prime Minister. He is a decisive Prime Minister. He is a committed Prime Minister. He wants to change the India story, make this a new India. And therefore, instead of being helpless, he did a root cause analysis, found a solution through technology. He took financial inclusion to every family in the country. Today we have over 45 crore Jan Dhan bank accounts. Every citizen of the country
has the ability to walk up to a bank and open a zero deposit account. A lot of financial intermediation is being done through UPI, the United Payment Interface. Aadhaar card has been issued to nearly 98-99% of the people of India. Today over 800 million, 80 crore people have smartphones connected to the internet, connected to what's happening in the rest of the world. And this Jan Dhan Aadhaar mobile trinity helped us reach 25 lakh crores to the needy, to the deserving with zero corruption. For those of you who are good in mathematics, do an analysis that is when the Congress government at that time had to send 25 lakh crores and only 15 rupees out of 100 was reaching the poor, the country would have had to send, I think, 175 lakh crores so that 25 lakh crores can reach the poor man. Is that right? 175 लाख करोड़ रुपया भेजना पड़ता जिससे 25 लाख करोड़ गरीबों के हाथ में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये प्रतिबद्धता है और संकल्प लेके निकले हर प्रोसेस में। आप राशन कार्ड देख लीजिए, पहले राशन कार्ड के लिए लोग परेशान थे। मुझे याद है बचपन में हम देखते थे कि राशन कार्ड सबको मिलता है। उन दिनों तो रोटी कपड़ा और मकान में ही पूरा जीवन उलझ जाता है। याद है ना, पिक्चरें बनती थी रोटी कपड़ा और मकान में। पूरा जीवन व्यक्ति बिता देता था ये सोचते में मेरा अगला मील कहां से आएगा, रात को बच्चों का खाना कहां से। कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे एरियाज थे, खासतौर पे हमारे जनजाति समाज, हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपड़े भी नहीं थे। घर में एक साड़ी रहती थी, महिला, दो महिलाएं एक साथ घर के बाहर नहीं निकल पाती थी। और ये बहुत पुरानी बातें नहीं बोल रहा, मैंने अपने बचपन में मेरे पेरेंट्स के साथ कभी आदिवासी इलाकों में गया, मुंबई के नजदीक वाड़ा में, पालघर में, तो ये अनुभव किया है। मेरी माता जी कहती थी कि इनके पास घर में कपड़े का भी अभाव, मकान तो सपना रहता था गरीब। कभी मेहनत कर करके थोड़ा पैसा सेविंग्स करते थे मकान के लिए, घर में एक व्यक्ति बीमार हो गया, पूरा पैसा खत्म। पैसा तो खत्म सो खत्म, उल्टे लोन ऊपर सिर पे होता और फिर जिंदगी भर उस लोन को होता। मोदी जी ने कहा कि जब तक इस देश की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तब हम विकसित देश और समृद्ध देश कैसे बनाएं। अब याद करिए 8-9 साल में कैसे एक एक करके आज किसी को कभी अनाज की कमी नहीं होने दी मोदी जी। कोविड के समय जब तकलीफ थी तो डबल कर दिया अनाज, वो भी एडिशनल अनाज मुफ्त में दिया। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में 5 किलो अधिक अनाज, फूड सिक्योरिटी पे जो मिलता था वो अलग। 4 लाख करोड़, लगभग 3,90,91,000 करोड़, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ जिस पर खर्चा हो रहा, पर किसी को कभी भूखा नहीं सुने। स्पेनिश फ्लू का आप गूगल कर लो, मोर पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन देन स्पेनिश फ्लू इटसेल्फ। आज से 100 साल कोविड में पूरी दुनिया चिंता करती थी भारत कैसे अपने लोगों को बचाए। एक बच्चे को रात को भूखा नहीं सोना पड़ा, ये मोदी जी की संवेदना है, ये उनका दिल। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में आखिर जब हम स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं तो उसका आनंद मोदी जी को अकेले नहीं आता, यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति को आता है। क्योंकि आप टैक्स पे करते हो, जीएसटी पे करते हो, आप इनकम टैक्स पे करते हो। आपको दुख नहीं होता था जब 100 रुपए में से 15 रुपए गरीबों को मिलते थे, 85 रुपए खराब होते थे। आज आपको संतोष है कि मोदी जी को कोई टैक्स पे किया केंद्र सरकार को, ईमानदारी से
देश के हित में, देश को आगे लेके जाने, देश को विकसित बनाने, देश को समृद्ध बनाने में खर्च हो। आखिर इस साल के बजट में 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ बैठे हुए सब मेरे भाई बहन समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है अगर देश को आगे बढ़ना है। आपने सुना है ना, अमेरिका में एक बड़ी फेमस कहावत है, कैनेडी के समय की है, डिड द हाईवेज मेक अमेरिका ग्रेट और डिड अमेरिका मेक ग्रेट हाईवेज। और हम सब जानते हैं उसका जवाब है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रेल लिंक, एयर लिंक, हाईवेज, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल 24 आवर्स, पानी की सुविधा हर एक के लिए, जीवन की बेसिक नीड्स हर एक व्यक्ति की नीड हो जाए, तभी जाके देश समृद्ध बनता है, तभी जाके देश विकास कर सकता है। आज राशन कार्ड के ऊपर किसको निर्भर नहीं होना, गरीबों का भी जो मुफ्त में अनाज मिलता है खाद्य सुरक्षा के तहत, किसी को जेब में राशन कार्ड उठा के घूमना नहीं पड़ता। आपका अंगूठा ही आपका राशन कार्ड, यही आपका राशन। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है, जिससे कभी किसी को भूखा ना सोना। और वो राशन कार्ड, राशन कैसे मिलता है? 5 लाख दुकानें, 5 लाख दुकानें देश में किधर भी, आप चूज कर सकते हैं। जो लाभार्थी है वो खुद चूज कर सकते हैं। हो सकता है कि परिवार में कुछ लोग एक गांव में रहते हो सकता है वो स्वयं कोई शहर में या कोई और गांव में जाके काम करता है, हो सकता है कोई बच्चा एक तीसरी जगह पे पढ़ाई कर रहा हो। जब उसको अनाज चाहिए गांव में तो उतना हिस्सा गांव में ले सकते, जब शहर में कुछ अनाज चाहिए वहां ले सकते। वो टोटल टेक्नोलॉजी कंट्रोल्ड है। मैं तो टेक्नोलॉजी के सिलिकॉन वैली में हूँ आज। कर्नाटक इज आवर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये टेक्नोलॉजीज बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा है, आपके प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है, और पूरा इंटरकनेक्टेड है। 5 लाख दुकान और 80 करोड़ लाभार्थी। अब कोई एक दुकान अच्छी सेवा नहीं दे तो छोड़ो, दूसरी पे जाके ले सकते। कोई आपको पूरा वजन पूरा नहीं देता है, कुछ चीट करता है, आप सीधा 1915 पे कंप्लेंट करो, एक्शन हो सकता। ये मैं इससे बता रहा हूं कि आपने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी को दी। पूर्ण बहुमत से आते निर्णय लेने की कैपेसिटी। पुराने जमाने में आपने 30 साल तक देखा, एक के बाद एक, कभी एक कोalition, दूसरा कोalition, फिर वो प्रधानमंत्री उस समय तो कह देते थे मैं क्या करूं, मेरी तो कोalition गवर्नमेंट है। देयर आर क्या था, कंपल्शंस ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, सुना है ना आपने? कंपल्शंस ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। इस बार आप ऐसी सरकार दीजिए जो प्रधानमंत्री जी के कर्मठ इरादे को, उनके संकल्प को और अच्छी तरीके से कर्नाटक में भी गांव-गांव तक, हर शहर तक, पूरे कर्नाटक में भी ये बदलाव लाने में मदद कर सके, सिद्ध कर सके इस संकल्प को। चाहे वो हर गरीब को अपना घर दिलवाने का, अधिकार दिलाने का काम है। 3.5 करोड़ मुफ्त में हमारे गरीब परिवारों को घर दिए। एक जमाना था जब साल में 2-4 लाख घर देते थे, उसके इतना डंडोरा पीटते थे कि 2-4 लाख गरीबों को घर मिले। मोदी जी ने 7-8 सालों में 3.5 करोड़ लाख, 3.5 करोड़ लखपति बना दिए। 3.5 करोड़ लखपति बना दिए देश। उनके खुद का अपना घर बन गया, जिससे उनके बच्चों को घर में शौचालय भी मिलेगा, घर में बिजली भी मिलेगी, कुकिंग गैस भी मिलेगी,
एक किचन भी होगा, डिजिटल कनेक्टिविटी भी होगी, सड़क भी होगी गांव तक, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जिससे आज का जो हमारा युवा युवती है उसको अपने जीवन में इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा आगे का खाना कहाँ से आए। ये नहीं चिंता करनी पड़ेगी कि मैं बचत करूं कभी कोई बीमार हो उसके। आज हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स आर टेकन केयर। 11 करोड़ घरों में मुफ्त में टॉयलेट बने जिससे कभी कोई हमारी माता बहन बिटिया को ये शर्मिंदगी नहीं हो, ये इंडिग्निटी नहीं हो कि खेतों में जाना। मैं समझता हूं इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता जो आप लोगों के दिए हुए टैक्स के पैसे से मोदी जी कर, जिसके लिए हम सब पूरा देश आप सबका कृतज्ञ है, आप सबका धन्यवाद। और मोदी जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने सरकारी पैसे से कैसे ईमानदारी से अच्छी सरकार के माध्यम से अच्छी व्यवस्थाएं बनाए, देश हित में गरीबों के जीवन को उठाया और सुधारा, जिससे आज पूरा देश एक आशा और आकांक्षाओं से भरा हुआ देश बना है। आज हर युवा युवती को बड़ा करना चाहिए, एक जीवन में नए उमंग के साथ अपने जीवन को आगे लेके जाना। और ये एस्पिरेशनल इंडिया हमारी इंडस्ट्री को आगे विंग्स देगा, गति देगा। जब एस्पिरेशनल इंडिया में करोड़ों लोग, हमारी महिलाएं आजकल बड़े रूप में काम करने लगी हैं, तो हर महिला चाहेगी कि मेरे घर में डिश वॉशर भी हो, वो चाहेगी मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी हो। अभी मैं देशपांडे फाउंडेशन में देख के आया, स्टार्टअप्स डेवलप कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी से, कभी बटन स्विचेस नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अपने मोबाइल फोन से लाइट ऑन कर दोगे, ऑफ कर दोगे, किसान अपना पंप ऑन कर देगा, ऑफ कर देगा, घर बैठे, बिना उसको खेत में रात को जाए या धक्के खाने पड़े। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कैसे ये देश लीप फ्रॉग करे इनटू एन एडवांस नेशन, इनटू अ डेवलप्ड नेशन। इसके लिए हम सब मोदी जी का जो विजन है उस पर हम सब काम कर रहे हैं। मोदी जी ने हाल में IIT धारवाड़ का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद मैं हुबली स्टेशन जाने वाला हूँ, देश का सबसे लंबाई में रेलवे स्टेशन देखने, और पूरे स्टेशन का भी पुनर्वास, धारवाड़ हुबली, ऐसे देश में बहुत सारे स्टेशंस को आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। वंदे भारत भी अभी तेज गति से रेलवेज में इंट्रोड्यूस होते जा रही है। एक कर्नाटक को विकसित, समृद्ध, समर्थ, सक्षम राज्य बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार फिर एक बार आप लोग देंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। इंडस्ट्री के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, कैसे सरकार MSME सेक्टर को सहयोग करने में जुटी हुई है, कैसे कोविड के दौरान जब तकलीफ आई थी तो माननीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अलग अलग पैकेजेस से हमारे इंडस्ट्री को अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से सपोर्ट किया। जरूर चुनौतियां हैं, और चुनौतियां तो इंडस्ट्री का भाग है। मैंने स्वयं उन चुनौतियों को अनुभव किया जब मैं इंडस्ट्री में था, पर हमारे देश ने जो चुनौतियों का सामना मजबूती से किया, जिस प्रकार से विश्व में आज तकलीफें हैं, विश्व में जिस प्रकार की महंगाई आज देखी जा रही है, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। जो देश 1, 1.5, 2% महंगाई देखते थे, वो आज डबल डिजिट महंगाई से त्रस्त। एनर्जी प्राइसेस 4 गुना 5 गुना विदेश में डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिले। कई देशों के पास तो फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसको भी पूरा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज।
एक देश में तो हमारे पीछे 100 कंटेनर टेक्सटाइल के गए थे, पोर्ट से वापस आ गए क्योंकि वो पैसे डॉलर देने की क्षमता ही नहीं, और वो देश का पर कैपिटा इनकम हमारे से 2.5 गुना है, और फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। हमारे पड़ोस में देखिए क्या हालत है। एक देश में तो पेट्रोल कितना हो गया, शायद 350 रुपये हो गया, लास्ट तक देखा था, पता नहीं चलता है, रोज ही बढ़ते हैं, ऊपर भी नीचे भी, दोनों जगह, नॉर्थ में भी साउथ में। नाम नहीं ले रहा हूं, इशारा ही काफी है। ऐसी परिस्थिति में देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आप ही की चुनी हुई माननीय निर्मला सीतारमण जी, जो यहाँ से सांसद है, हमारी लोकप्रिय वित्त मंत्री, कैसे मजबूत बजट दिया है देश में, जिसकी पूरे विश्व में सराहना हुई। इट हैज बीन प्रेज्ड इन द होल वर्ल्ड। जो देश, और मैं कल ही इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस में कल या परसों का वक्तव्य देख रहा था, चिदम्बरम जी एक्नॉलेज कर रहे हैं, हाँ हमारे जमाने में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, पर वो प्रणब मुखर्जी जी के कारण, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है कि आप ही की सरकार की विफलता, फेलियर्स को आप अपने कलीग के सिर पे डालो, जो आज है नहीं डिफेंड करने के। मुझे लगता था कि ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सरकार, और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया, आपने अनुभव किया होगा कहाँ डबल डिजिट इन्फ्लेशन से देश लगभग परमानेंटली त्रस्त रहता था। आज इतनी बड़ी विश्व की चुनौतियों के बावजूद, कोविड आ गया, युद्ध चल रहा है यूरोप में, सबके बावजूद भारत जहाँ डबल डिजिट से हम त्रस्त रहते थे, हमारे 8-9 साल के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन 5% या उससे भी कम रहा है। अभी भी 6% ही बढ़ा है। जहाँ देशों में 5 गुना इन्फ्लेशन चल रहा है, हमारे यहाँ 5 से 6, 6.5 हुआ, तो भी हमने उस पर लगातार नियंत्रण। कोई चीज के वस्तु के दाम बढ़ते, केंद्र सरकार तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेके उसको लाइन पे ले आते हैं, उसको लिमिट पे ले आते। और एमएसएमई तो हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। आप जिस प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स नए नए रोजगार के साधन बनाते हैं, काम के अवसर निकालते हैं, आपने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किया है। पिछले 2 वर्ष जो एक्सपोर्ट्स हुए, निर्यात हुए, वो अपने आप में देश की काबिलियत का एक प्रतीक है, आप सबकी काबिलियत का प्रतीक है। 2 साल पहले 19-20 में एक्सपोर्ट गुड्स का भी, सर्विसेज का भी, क्योंकि मैं कर्नाटक में हूँ, आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस एक्सपोर्ट में, $500 बिलियन, $500 बिलियन 20-21 में आपने उसको बढ़ा के 676 बिलियन डॉलर्स कर दिया, $676 बिलियन। और आज 22-23 जो वर्ष अगले 2 हफ्ते में खत्म होगा, 31 मार्च तक, ये अब बढ़ के आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब हम 75 वर्ष मना रहे हैं आज़ादी के, बड़ा अच्छा संजोग है कि 75वें वर्ष में भारत का एक्सपोर्ट $750 बिलियन हो गया। गुड्स में भी वृद्धि है और सर्विसेज में भी वृद्धि, और दोनों गुड्स और सर्विसेज में लास्ट ईयर के फिगर्स को हम ऑलरेडी क्रॉस कर पाए। तो एक अच्छा विश्व के सामने भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज विश्व देख रहा है भारत की काबिलियत, कैसे भारत बदल रहा है, भारत की दिशा भी बदली है, भारत का दशा भी आगे और सुधरती जा रही है। PLI स्कीम्स, जिससे अन्य क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ग्लोबल स्केल पे अच्छी गुणवत्ता की बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से पूरे इकोसिस्टम के, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बल मिल रहा है। अलग अलग योजनाओं से
हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब बने और दोनों गुड्स में और सर्विसेज में आगे चल के इस अमृत काल में 25 वर्ष में हम एक विश्व शक्ति बने. We will become the third largest economy in the world in the next 4 to 5 years. और जब आज़ादी का 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में 2047, भारत की अर्थव्यवस्था आज की जो $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, 3.2 ट्रिलियन, ये बढ़ के 32 से 35 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बने. ये इस देश का संकल्प लेके अमृत काल में हम सब काम करने जा रहे हैं. मेरा विश्वास है MSMEs डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से और तेज गति से प्रगति करेंगे. देश का नया बाजार जो बढ़ रहा है तेज गति से, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट बढ़ रही है, इसको भी मीट करेंगे. और आत्मनिर्भर भारत देश के आत्मनिर्भर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन विश्व को भी भारत के ऊपर निर्भर बनाएगा. इस संकल्प के साथ हम सब काम करें. कर्नाटक का उद्योग जगत भी बहुत तेजी से प्रगति करे. कर्नाटक में भी उद्योग को सपोर्ट करने के लिए जो हम कर सकते हैं उसके लिए आप हमें अच्छे सुझाव देंगे. इस पेटी में अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, उन्होंने अप्रूव किया कालाबुर्गी में एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क PM मित्र के तहत 1000 एकड़ से बड़ा होगा वो, और पूरा टेक्सटाइल का इकोसिस्टम, फाइबर, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, वो सब इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप होके और एक नया उद्योग के लिए बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए मिलेगी. ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन के रूप में आपके इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, आपके ग्रीवियंसेस को भी समझते हुए नई नीतियां बनाते हुए, टेक्नोलॉजी का साधन लेते हुए सरकारी व्यवस्थाओं को और ट्रांसपेरेंट और अच्छी बनाते हुए, सरल बनाते हुए हम आगे चल के कर्नाटक को एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे लेके जाए. इस प्रतिबद्धता के साथ मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ. भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा करेगा, अच्छी सेवा करेगा, अच्छी सरकार देगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कर्नाटक की तेज गति से आगे बढ़ेगा. बसवराज बोम्मई जी हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के विजन को, उनकी गाइडेंस को, उनके मार्गदर्शन को, उनके बताए हुए रास्ते को और आगे बढ़ाएंगे. हमारे नेता येडियुरप्पा जी हो, प्रहलाद जोशी जी हो, सबके मार्गदर्शन में, सबके आशीर्वाद से, सबको जोड़ के मिल के हम एक कर्नाटक को मॉडल स्टेट, एक अच्छा स्टेट, एक विकसित स्टेट बनाने में सफल होंगे. ऐसा आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबके समक्ष बहुत बहुत धन्यवाद.